हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम क्लास 12 का जो 8th चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 12 के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 में क्या है, हम इन्वायरमेंट और इसके मतलब जो रिसोर्सेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे, फिर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऐसे कौन कौन से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है आज के टाइम पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो इन्वायरमेंटल इशू है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरीके से राइज होना स्टार्ट हुआ। फिर हम जो ग्लोबल कॉमन्स है उसमें डिस्कस करेंगे, कॉमनवेल्थ ग्लोबल कॉमन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कॉमन बट डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है हर एक कंट्री की जो एक कॉमन इश्यूज बनकर रह गए, लेकिन हर एक कंट्री के लिए जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अर्थ समिट, जिसे हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कुछ ऐसी संपत्ति या ऐसी बात कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिसपे वो सबके लिए रहता है, लेकिन सब कंट्री के लिए क्या थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए अलग अलग है। ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो आगे के टॉपिक है हम उसको लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो हमें चारों ओर से जिसने हमें घेर रखा हो, जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही आते हैं, और जो ह्यूमन के लाइफ है उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं उसको हम, इन्वायरमेंट। यानी कि आप सीधा सीधी ये समझ सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण भी कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा हो, जिसमें बायोटिक, नॉन बायोटिक, बायोटिक यानी कि जितने भी एनिमल्स, प्लांट, फॉरेस्ट, फिश, बर्ड आते हैं, नॉन बायोटिक यानी कि अबायोटिक जिसमें वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स, एयर, ये सारी चीजें जिसमें आती है और जो कि ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज का मतलब निकल के आता है, रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं संसाधन। यानी कि वे सभी चीजें जो हमें प्रकृति से मिली है और वो हमारे लिए क्या कहलाता है, हमारे जो नीड्स है, हमारी जो जरूरतें हैं उसको जो फुलफिल करते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये मेनली टू काइंड्स में डिवाइडेड होता है। एक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जैसे कि एक होता है हमारा रेनेबल, दूसरा है नॉन रेनेबल। रेनेबल रिसोर्सेज जो कि कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं, जैसे कि हमारा है वाटर और एयर। और इसी में रेनेबल में एक आती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसमें हमारे नेचुरल प्लांटेशन, फॉरेस्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ आता है। वहीं पे अगर हम नॉन रेनेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, उसमें वो मटेरियल्स आते हैं जिसे हम रिसाइकल करते हैं। यानी कि नॉन रेनेबल में वो रिसोर्सेस आते हैं जिसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। रिसाइकल करने वाली चीजें जैसे कि वो मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कहते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकेबल वाले जैसे कि हम कोयला की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, फ्यूल्स की बात करते हैं, इसे हम वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन रेनेबल रिसोर्सेज, जिसे हम सिंगल टाइम ही यूज करते हैं। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसमें स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस के रूप में हमें देखने को मिलता है, और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेस है वो क्या है, डिविजन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग डिविजन्स में क्या है, डिवाइडेड है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज उसे कहा जाता है जो हमें बाय नेचर मिलता है, यानी कि हमें प्रकृति से ही मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं एनिमल हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। किस तरीके से, अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए फूड के लिए भी रिसोर्सेस है, और मिल्क के रूप में भी वो हमारे लिए क्या एज अ रिसोर्सेस है। हम जैसे कि बात करते हैं बड़े बड़े एनिमल्स जैसे हाथी, बैल की अगर बात करते हैं
तो उसको हम एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज करते हैं। वहीं पे बात करते हैं जैसे छोटे एनिमल्स जैसे रैबिट, या हम बात करते हैं गॉड्स, फिश, ऐसे एनिमल्स की बात करते हैं, उसे हम एज अ फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेस है। अगर हम मिल्क देने वाले एनिमल्स की बात करते हैं, अगर हम मिल्क देने वाले एनिमल्स की बात करते हैं जैसे कि काव, तो इसको हम, इससे भी हमें क्या एज अ फूड के रूप में हमारे रिसोर्सेज, काव, बेफेलो, तो ये सारी क्या हो गया, हमारे सारी जितने भी जो एनिमल्स है वो क्या है, एज ए रिसोर्सेस है। फिर जैसे बात करते हैं क्रूड ऑयल, जो हमें बाय नेचर से मिलता है, जिसे हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। फिर जैसे हम लैंड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, सनलाइट की बात करते हैं, वाइंड्स, हवा की बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें, हमारे लिए क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या है, जो हमें बाय नेचर से मिले और वो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करे, फुलफिल करे, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब बात करते हैं किसके बारे में, हमारा जो अगला टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस एंड रिसोर्सेस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान और संसाधन। वैसे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, तो इन्वायरमेंट एक साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम इसे पॉलिटिकल साइंस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स निकल के आया है। एक आज के टाइम पे अगर बात करते हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो डे बाय डे क्या है, और भी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक कंट्री के लिए सॉल्व कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए जरूरत है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कि एक कंट्री दूसरे की कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक वे पे, गवर्नमेंट वे पे क्या करे, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करे। यानी कि दो कंट्रीज की गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो, एग्रीमेंट पे, यानी कि इस पे स्टेट क्या करे, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करे। इसलिए आज के टाइम पे हम जो इन्वायरमेंटल इशू है, जो कि एक साइंस और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होने के बाद भी क्या है, हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। यही मेन कारण है कि आज के टाइम पे हम जो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वर्तमान के समय, यानी कि प्रेजेंट के टाइम पे क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंटल इशू है, उसकी समस्या इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि किसी भी एक नेशन के लिए सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे हैं। अब समझते हैं आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं, अगर हम पास्ट को व्यू करते हैं, तो हमें कहीं पे भी क्या है, इन्वायरमेंटल इशू देखने को नहीं मिला था। पर जैसे जैसे क्या है, डेवलपमेंट होते जा रहा है, जो डेवलपमेंट जैसे जैसे तेजी से बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या इन्वायरमेंटल इशू देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे ही क्या है, जो विकास की जो स्पीड है, डेवलपमेंट की जो स्पीड है, वो डे बाय डे जो बढ़ते जा रही है, जो पॉपुलेशन है उन पे इंक्रीज होते जा रहा है, तो जिसकी वजह से आज के टाइम पे क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक मेजर प्रॉब्लम्स बन करके रह गया है। आज के टाइम पे अगर हम मेजर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं इन्वायरमेंट में, तो क्या क्या देखने को मिलता है, प्रेशर्स ऑफ रनिंग आउट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे जानवर घास को चरने जाते हैं, जिसे हम चारागाह भी कहते हैं, ऐसी एरियाज की कमी देखने को हमें मिल रही है। वहीं पे बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर फॉर्म है, यानी कि एग्रीकल्चर खेती करने के लिए जो जमीनें होती थी, वो भी क्या होती है, डे बाय डे घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। लैंड क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो लैंड है, फर्टिलाइजर्स यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें डे बाय डे क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। फिर अगर हम फिश स्टॉक्स की बात करते हैं, तो वो भी क्या होते जा रही है, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। फिश स्टॉक डिक्लाइन होने का मतलब है कि आज के टाइम पे क्या है, जो फिश है, जो ऐसे कि ओशियंस की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो फिशेस थे उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। डे बाय डे वाटर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन बढ़ने का मेन कारण क्या है, जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल डंप की जाती है, वो सीधा कहाँ कर दी जाती है, रिवर में की जाती है। जो केमिकल वाला जो वाटर होता है, जब रिवर में जाके मिलते हैं, तो वो वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरे रीजन की बात करते हैं,
घरों के द्वारा जो जनरेट जो डंप होते हैं उसको कहाँ जाके लोग डंप कर देते हैं, वाटर में जाकर के जो डंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, एक वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो डस्टेज वाटर होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, जो घर से निकले हुए ड्रेन वेस्टेज वाटर होते हैं, वो ऑलरेडी जब रिवर में जाके मिलते हैं या बड़े बड़े लेक्स में जाकर के मिलते हैं, तो वो ऑलरेडी किसके कारण बनते हैं, वाटर पॉल्यूशन के कारण बनते हैं, जिसे हम बिना प्योरीफाई किए ही क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट डंपिंग कर देते हैं। तो ये सारे किसके रीजन है, वाटर पॉल्यूशन के रीजन। आज के टाइम पे क्या है, वाटर पॉल्यूशन भी क्या है, डे बाई डे क्या है, बढ़ती जा रही है। और आने वाले अभी के टाइम करते हैं, प्रेजेंट टाइम पे बात करते हैं, जो पीने वाला जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ऑलरेडी क्या होते जा रहा है, डे बाय डे कम होते जा रहा है। फिर बात करते हैं डिफोरेस्टेशन इंक्रीजिंग, यानी कि फिर बात करते हैं जो भी जंगल वाले एरिया है वहां पे जो डिफोरेस्टेशन की जो प्रोसेस है, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना, पेड़ों की कटाई करते जाना। तो लैंड की कमी को, यानी कि जो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए क्या किए जा रहे हैं, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो फॉरेस्ट वाले एरियाज है वहां पे डिफोरेस्टेशन प्रोसेस किया जा रहा है, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है। जिसके वजह से क्या है, जो डिफोरेस्टेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सीधा हमारे इन्वायरमेंटल पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट एक मेजर प्रॉब्लम्स बन करके रह गया। फिर जैसे जो डाइवर्स, अगर हम डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं तो जिसकी वजह से क्या है, बहुत सी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है, ऐसी बहुत सी पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं, पशु पक्षी की जाति प्रजातियां, वो क्या होती जा रही है, डे बाय डे लुप्त होती जा रही है, गायब होते जा रही है, जिसके लिए सरकार को क्या है, अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसी कानूनें चलानी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम क्या करें, जो भी डाइवर्सिटी जो लुप्त हो रही है, जो पशु पक्षी या पेड़ पौधों की जो प्रजातियां घटती जा रही है, उसको क्या कर सके, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सके। फिर एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आता है कि जो हमारा ओजोन लेयर है, हमारे अर्थ पे एक लेयर बना हुआ है जो कि सन के जो हार्मफुल रिफ्लेक्शंस है, हार्मफुल जो रेज है, उसको अर्थ पे आने से रोकते हैं। तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक होल देखने को मिल रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि हमारे धरती पे जो CO2 गैस है उसका जो यानी कि अगर हम CO2 गैस की बात करते हैं, उसके एमिशन में क्या है, डे बाय डे हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से धरती का एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, प्लस ओजोन लेयर में क्या देखने को मिल रहा है, हमें छेद भी देखने को मिल रहा है। डे बाय डे रोड्स पे बात करते हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला CO2 गैस है उसके वजह से क्या है, एयर्स में भी क्या है, पॉल्यूशन होते जा रहा है। इंक्रीज, सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब है वर्ल्ड पे क्या है, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके वजह से भी क्या है, एक इन्वायरमेंटल इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे अगर हम 2023 की बात करें तो करीबन 800 बिलियन से ज्यादा, सॉरी मिलियन, हाँ बिलियन से ज्यादा क्या है आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन, यानी कि 800 करोड़ से भी ज्यादा क्या है आज के टाइम पे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है। तो जिसके वजह से क्या है, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है, किसकी वजह से, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसकी वजह से हमारे जो अर्थ है तो जो टेम्परेचर है डे बाय डे इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जो ओशंस लेवल है, जो ओशंस लेवल के जो वाटर लेवल है वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से ही क्या है, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो एबिलिटी थी उसमें डे बाय डे क्या आती जा रही है, कमी आते जा रही है। तो आज के टाइम पे ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इन्वायरमेंटल के अंदर देखने को मिलता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो विश्व राजनीति में जो पर्यावरण के मुद्दों का जो उदय है वो किस तरीके से हो रहा है, यानी कि जो द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगर बात करते हैं 1980 के दशक में क्या हुआ था, 1980 के दशक में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज था उसने जोर पकड़ लिया। किस तरीके से, 1972 में हुआ था। 1972 में जो क्लब ऑफ रोमन के जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा क्या है, उनके जो स्कॉलर्स के जो ग्रुप थे उनके द्वारा क्या है, लिमिट्स लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स ट्रू ग्रोथ के नाम से एक बुक पब्लिश की गई, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एक जो हमारे इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेस है या बात कर सकते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद ये शुरू हुआ था UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो उसके बाद ही क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट की प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसमें इसके द्वारा क्या था कि वर्ल्ड में जितने भी जो पर्यावरण संरक्षण थे उनको क्या है सम्मेलन, इसके बाद जितने भी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो समिट्स थे क्या थे, वो समिट कंडक्ट कराए जाने लगे। तो इस तरीके से राइज हुआ था कि इसका जो इन्वायरमेंटल इशू है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल कॉमन्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझी संपदा। संपदा का मतलब होता है प्रॉपर्टी से। तो जो ग्लोबल कॉमन्स है यानी कि हम साझी संपदा की बात करते हैं, तो ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये होता है जो हमारे, या जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साझी संपदा भी कहते हैं, साझी संपदा। ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कॉमन्स के बारे में, ऐसे प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी संपदा जिसपे किसी, या हम बात कर सकते हैं ऐसी यानी कि ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जिसपे किसी एक पर्सन का क्या हो राइट्स ना हो, बल्कि एक पूरे कॉम यानी कि एक सभी का उस पे क्या हो इक्वल अधिकार हो, तो उसे हम कहते हैं साझी संपदा। यानी कि हम बात करते हैं ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि हम इसे कॉमन वेल्थ के नाम से भी कह सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्लेग्राउंड के बारे में, वेल कुआं के बारे में, या हम रिवर के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है हमारी साझी संपदा के अंदर आती है। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो ग्लोबल कॉमन्स है, यानी कि वैश्विक जो संपदा है, ऐसे इसमें ऐसे रिसोर्सेज को शामिल किया जाता है जिसपे किसी एक पर्सन का नहीं बल्कि पूरी, या ना किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। यानी कि इस संसाधन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों के, विश्व में सभी देशों का क्या रहता है, इस पे अधिकार रहता है, राइट्स रहता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि विश्व साझी संपदा। इसको हिंदी में हम कहते हैं विश्व साझी संपदा। इसमें एक पूरे, जो अगर बात करते हैं सोसाइटी का राइट्स रहता है, क्या रहता है, पूरे सोसाइटी का राइट्स रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं प्लेग्राउंड, वेल, या रिवर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसपे किसी एक सिंगल पर्सन का राइट नहीं रहता है। सिंगल पर्सन, बल्कि किसका राइट रहता है, पूरे एक सोसाइटी का राइट रहता है, पूरे एक समाज का अधिकार रहता है। अगर हम विश्व साझी संपदा की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बात करें कॉमन, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में बात करते हैं, तो इस ऐसे रिसोर्सेस इसमें आते हैं जिसपे किसी एक कंट्री का राइट नहीं रहता बल्कि विश्व में सभी कंट्रियों का राइट्स रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं ओशियन के बारे में, ओशियन हो गया, या हम बात करते हैं या हम स्पेस की बात कर सकते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो किसी एक कंट्री अपना राइट इस पे क्लेम नहीं कर सकता, इस पे पूरे वर्ल्ड के कंट्री का क्या है, राइट्स है। तो इसी को कहते हैं हम ग्लोबल कॉमन। अब अगर हम समझते हैं इसके बारे में कि जो कॉमन बट डिफरेंटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो साझी संपदा परंतु जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट की जो स्थिति है उसको अलग अलग होने की वजह से क्या है, एक नई विचारधारा क्या है निकल करके उत्पन्न हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं तो एक नई विचारधारा निकल के जिसका नाम क्या रखा गया, साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। तो उसका नाम ही इसलिए दिया गया, जब हम बात करते हो कॉमन बट डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका मेन पर्पस क्या था ये नाम देने का, कि जो अगर हम वर्ल्ड पे अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस स्थिति में क्या है, डेवलपमेंट की जो स्टेटस है या डेवलपमेंट के जो लेवल्स है वो अलग अलग होने की वजह से क्या थे, तो लोग इसमें एक जो नई आइडियोलॉजी प्रोड्यूस हुई उसी को नाम दिया था कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर अगर बात करते हैं, अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो क्या है,
अगर उस पर हम अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल दें या एक नजर डालते हैं तो उस पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या है, 3 हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। 3 हिस्सों में कैसे बटा हुआ नजर आएगा, पहला जो हमारा होगा वो होगा डेवलप्ड कंट्री, दूसरा है हमारा डेवलपिंग कंट्री, और तीसरा है हमारा नॉन डेवलप्ड कंट्री, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो वर्ल्ड है वो 3 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड है, एक डेवलप्ड कंट्री, दूसरा डेवलपिंग कंट्री और तीसरा नॉन डेवलपिंग कंट्री। अगर हम इसके बेस पे अगर बात करते हैं तो जिसमें से अगर जो पहला है जो विकसित देश है, जिसे हम विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश भी कहते हैं, तो जिसमें से अगर जो पहला देश है हमारा जो विकसित देश है, दूसरा विकासशील देश और तीसरा अविकसित देश। ऐसे में अगर हम एक तरफ बात करें तो एक तरफ जहां जो डेवलप्ड कंट्री है यानी कि जो विकसित देश है उनके लिए पर्यावरण एक जो इन्वायरमेंटल इशू है वो एक मेजर इशू है, यानी कि एक बात करते हैं बड़ा मुद्दा है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्री और नॉन डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां के लिए क्या है, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट और किसी भी तरीके से अपनी कंट्री के अंदर जो गरीबी है उसको दूर करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेवलपिंग कंट्री और नॉन डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है एक जैसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे तो कहीं ना कहीं इनके लिए क्या होगा, अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री वो ऑलरेडी क्या है, रिसोर्सेज को यूज करके वो क्या कर चुके हैं, अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। वहीं पे अगर हम डेवलपिंग कंट्री और नॉन डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो उनके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी कि अपने आपको इकोनॉमिकली ग्रोथ करना और जो कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना उनके लिए ज्यादा महत्व है। तो ऐसे में अगर हम हर एक देश को साझी संपदा के लिए की देख रेख के लिए समान जिम्मेदारियां दें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनइक्वालिटी यानी कि कहीं ना कहीं इन दो कंट्री के साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट होगा, कहीं ना कहीं इनके साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर हम जो इन्वायरमेंट है को लेकर के क्या है, विकसित देश विकासशील देश दोनों से क्या करें, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या है, समान प्रयास करने को बोले तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे जो विकसित देश है वो अपना विकास कर चुके हैं, वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो विकासशील देश है वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, यानी कि अपना वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं और उनके लिए पर्यावरण संरक्षण करना अभी भी क्या होगा, मुश्किल होगा। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं जो इन्वायरमेंटल है उसको ज्यादा नुकसान विकसित देश द्वारा ही पहुंचाया गया है। तो इसी वजह से क्या है, विकसित देशों को जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा लेनी होगी या ज्यादा लेनी चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होनी चाहिए, जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास होनी चाहिए। इसी विचारधारा को क्या कहा गया था कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया। तो अगर फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे एक जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे इसमें यही सारी चीजें बताई गई थी कि जो हमारा जो वर्ल्ड है क्या है, दो किसमें हेमिस्फेयर में डिवाइडेड था, एक किसमें नॉर्दर्न और एक साउथ हेमिस्फेयर में भी क्या है, डिवाइडेड है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, हर एक पर्सन के पास क्या है, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए, यानी कि इन्वायरमेंटल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। वहीं पे अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं जो साउदर्न फिलिप्स है उनके लिए क्या है, इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर द टेक द डेवलप्ड कंट्री। यानी कि यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स थे वो दूसरे टॉपिक के थे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे, उसको हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये वाले पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। यहाँ का जो मैंने बताया था कि जो हर एक कंट्री यानी कि वर्ल्ड को क्या है, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 लेवल पे हमें वर्ल्ड दिखाई देते हैं, एक थे डेवलप्ड कंट्री, दूसरे थे नॉन डेवलपिंग कंट्री और तीसरे थे डेवलपिंग कंट्री। अगर हम जो डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी ही क्या कर चुके थे, नेचुरल रिसोर्सेज को या जो भी रिसोर्सेज थे उसका यूज करके वो खुद को डेवलप कर चुके थे।
तो इसीलिए उनके लिए क्या था, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी, जो इन्वायरमेंटल इशू है वो एक मेजर प्रॉब्लम थी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्री, तो उनके लिए जो आज के टाइम पे भी जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना और अपनी कंट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना। इसी बेस पे अगर हम इन दोनों नेशंस के ऊपर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अगर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट होगा और ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसीलिए हर एक कंट्री की क्या थी, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग, क्या कंट्री के अकॉर्डिंग क्या थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी या दी जानी चाहिए। तो यही पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे वो एक्चुअली दूसरे पॉइंट्स के थे, मैंने बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक क्या थे यहाँ पे टाइप कर रखे थे, तो उसको हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जिसकी वो हेडिंग थी। अब हम समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में, अर्थ समिट के बारे में, जिसे हम रियो समिट भी कहते हैं। हम बात करते हैं किस बारे में, 1992 में, यानी कि जो हमारा अर्थ समिट है वो 1992 में क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यूएनओ के द्वारा क्या है कि जो ब्राजील के एक शहर में जिसका नाम था रियो डी जेनेरो में क्या है, पर्यावरण यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो विकास है उसके सम्मेलन में एक समिट आयोजित यानी कि कंडक्ट किया गया था। इसलिए इसे क्या कहा गया था, अर्थ समिट भी कहा गया था। इसमें जो हमारा अर्थ समिट था, इसमें जो इसे क्या कहा गया था, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी हिंदी में हम कह सकते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा गया था। इसमें शामिल हुए, इसमें जितने भी जो देश शामिल थे उसमें टिकाऊ विकास के लिए क्या है, एक योजना जिसे हम एजेंडा 21, क्या कहते हैं इसे हम एजेंडा, जिसे हम एजेंडा 21 भी कहते हैं, एजेंडा 21। तो इसमें क्या था, जो टिकाऊ विकास है उसमें एजेंडा 21 यानी कि योजना 21 ऐसी योजना बनाए थे जिसमें जिसमें क्या किया था, टिकाऊ डेवलपमेंट के लिए बात रखी गई थी। यहाँ पे टिकाऊ विकास का मतलब यानी कि जो टिकाऊ डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, अगर हम टिकाऊ विकास की बात करते हैं इसका मतलब है कि विकास के ऐसे तरीके से है कि जिसमें हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करें, खुद को डेवलप करें। तो इसी को कहा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि टिकाऊ विकास। इस सम्मेलन में जितनी भी जो चर्चा की गई थी यानी कि जो एजेंडा 21 है, या आप कह लीजिए अर्थ समिट या रियो समिट, इसमें जितनी भी जो बातें की गई थी उन सब पे क्या, इसके दौरान की गई थी, एक बात सामने आई थी कि जो वर्ल्ड है उसके सामने क्या है, एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या था कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना यानी कि एक टिकाऊ विकास करना है। तो इसमें क्या था कि जो हमें दुनिया थी, जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। पहला था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा था साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर था, बात करते हैं, सॉरी, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वहां पे क्या थे, जो देश थे वो सारी क्या थी, डेवलप्ड नेशंस थे। तो इनकी जो बेसिक जो चिंताएं थी वो क्या थी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी, कि जो इनकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, इन्वायरमेंटल इश्यूज थे। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पे जो नेशंस थे वो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग नेशंस थे। तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था, जो चैलेंजिंग का काम था कि खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और कंट्री से जो प्रॉपर्टी है उसको खत्म करना। इस सम्मेलन के दौरान जो भी एजेंडा 21 बनाए गए थे, जिसमें विकास करने के ऐसे तरीके बताए गए थे जिसमें पर्यावरण को कम नुकसान हो और खुद को क्या कर सके, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ही डेवलप कर सके। लेकिन बाद में जाकर के जो हमारा अर्थ समिट है उसका काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इसका मेन कारण क्या था कि ये जो सम्मेलन था वो इन्वायरमेंटल के लिए किया गया था, बट लेकिन एंड पे जाते जाते जो इसका जो मुद्दा था, जो टॉपिक्स था, वो क्या बन गया था, डेवलपमेंट रह गया था। तो इसलिए लास्ट में क्या है, जो अर्थ समिट है उसका क्रिटिसाइज भी किया गया था। अब बात करते हैं किसके बारे में, कॉमन प्रॉपर्टी पर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझी संपदा लेकिन परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। 1992 में क्या हुआ था कि रियो सम्मेलन में साझी संपदा परंतु जो अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को मान्यता दे दी थी। उसके बाद जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके द्वारा जो 4 आचार्य बताए गए थे, यानी कि जो 4 क्या थे, अलग अलग तरीके की क्या जो
सॉल्यूशंस बताए गए थे, जैसे कि यूएनएफसीसी, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर क्या था, ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार ही क्या करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना अपना योगदान, यानी कि अपनी हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे उनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जब बात करते हैं, जो जो इनकी कंडीशंस, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए क्या करेंगे, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, कि जैसे कि 1992 में यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, उन्होंने प्रोवाइड किया था कि हर एक कंट्री क्या कर सकती है, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी जो क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी बात करते हैं, जो उनका डेवलपिंग स्टेटस है, यानी कि जो उनकी जैसी उनकी क्षमता, उनके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, इन्वायरमेंट जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, उसमें वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। वहीं पे हमने बात किया था कि जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हो गया था, यानी कि एक साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो उस साइड सारी कंट्री क्या थी, डेवलप्ड थी, इसलिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी, इक्वालिटी थी। वहीं पे अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, जो साउदर्न, उनकी बिलीफ थी जो इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है, वो उनका क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज्यादा था, और वो क्या कर सकते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री थे उनके अंडर में रह करके करना चाहते थे। यो जो सबमिट हुआ था 1992 में, उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था जो स्पेशल जो नीड्स थे डेवलपिंग कंट्री के लिए, मस्ट टू बी टेकन आउट इन द डेवलपिंग इन इंटरप्रिटेशंस रूल द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ के ऊपर। फिर क्या था, इसमें एक्सेप्ट किया गया था कि जो ग्रीन हाउस एमिशंस है, उसको किसी भी तरीके से क्या, जो डेवलप कंट्री के द्वारा जो ज्यादा प्रोड्यूस किया गया था, उसको कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और डेवलपिंग कंट्री की क्या करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैस एम्बिशंस है उसको खत्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें बात रखी गई थी किसमें, जो कॉमन प्रॉपर्टी जो बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि जितने भी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशंस है उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। इसके बारे में हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में हम और क्या क्या डिस्कस, लेक्चर 2 में हम प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जियोपॉलिटिक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो फ्यूचर के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो इंडिजिनियस पीपल और उसके जो राइट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम जो इंडिजिनियस पीपल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कल हमारा ये जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो भी हमने डिस्कस किया, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।